आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पात्री। पीसीओएस या पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे हार्मोनल चेंजेस से, हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। पहले इस बीमारी के बारे में ना कोई जानता था, ना कभी इस बीमारी का जिक्र हुआ, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये बीमारी इतनी कॉमन हो गई है कि मोस्ट ऑफ द विमेन आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। और अब हम बात करेंगे कि ये बीमारी होती क्यों है, इसका कारण क्या है, इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से नेचुरल तरीके हैं जिससे हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी को क्योर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसको लेकर अभी भी रिसर्च चल रही है। लेकिन योग शास्त्र में इस बीमारी को ठीक करने की बात कही गई है। अब कौन कौन से योगाभ्यास हमें रेगुलरली प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि पीसीओएस जो बीमारी है, ये जो डिसऑर्डर है, ख़ासकर मेरी एज की महिलाओं के ग्रुप में, तो इस डिसऑर्डर को कैसे कंट्रोल किया जाए और इसके जो बढ़ते प्रभाव हैं, जो अलग अलग सिम्टम्स शरीर में देखने को मिलते हैं, उन सिम्टम्स को कैसे दूर किया जाए। योगाभ्यास, रेगुलर योगा प्रैक्टिसेस उसमें कैसे मदद करते हैं और कौन कौन से रेगुलर योगा प्रैक्टिसेस हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हम सभी को पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में होनी चाहिए, ताकि जो लोग अभी हेल्दी हैं और उनका लाइफस्टाइल थोड़ा अनहेल्दी है, उनको इस तरह के लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ ना हो, खासकर कि पीसीओडी पीसीओएस, या फिर वो महिलाएं जिनको पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या है, वो इस समस्या से जो जूझ रही हैं वो इसे और एग्रीवेट ना कर दें। तो डूज एंड डोंट्स हम सभी को मालूम होने चाहिए। बहुत सारी बातें इसको लेकर कही गई हैं, बहुत सारी रिसर्चेस इसको लेकर की जा रही हैं। एक ऐसी रिसर्च का मैं भी हिस्सा रही हूँ जिसमें एक डॉक्टर पीसीओडी और पीसीओएस को लेकर रिसर्च कर रही थी और उन्होंने मुझसे मेरा अनुभव जाना, क्योंकि मुझे खुद ये परेशानी है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो मैंने पर्सनली अपने इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को कैसे कंट्रोल किया है, मैं क्या क्या करती हूँ और आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन एक मैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप सभी से कहना चाहती हूँ वो ये कि आप सभी जिनको ये प्रॉब्लम है या जिनको ऐसा लगता है कि उनको ऐसे सिम्टम्स हैं जो पीसीओडी या पीसीओएस से जुड़े हुए हैं, वो अपनी गायनी के पास ज़रूर जाएं, एक बार अपना कंप्लीट चेकअप कराएं और उनसे इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग आप लें। और उसके बाद ये जो रेगुलर चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स में अगर आपका एक्सेस वेट गेन होने लगे अचानक से, आपकी डाइट नॉर्मल है, अगर आप पहले जंक खा रहे थे, अभी भी जंक खा रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंसी सेम है, डाइट नॉर्मल है लेकिन वेट गेन जो है वो इनकंसिस्टेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपके फेशियल हेयर ग्रोथ हो रही है, ख़ासकर वो एरिया जहाँ पे मेन की हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है, जैसे ये जॉ लाइन, बियर्ड वाला एरिया, मस्टेचेस वाला एरिया, अगर आपको यहाँ पर या नेक के पास हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो ये भी एक सिम्टम है। अगर आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, आपकी जो पीरियड साइकिल है वो इर्रेगुलर है, या तो हो नहीं रही है या बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, या फिर जो डेज़ हैं वो कम हो गए हैं, लिमिटेड हो गए हैं, तो दिस इज़ अगेन अनदर सिम्टम। एक और सिम्टम है जो सबसे ज़्यादा देखा गया है, वो है हेयर लॉस का। अगर आपको इनकंसिस्टेंट हेयर लॉस हो रहा है, एज इन मतलब नॉर्मली आपको इतना हेयर लॉस नहीं होता था, लेकिन एकदम से जो कंसिस्टेंसी है वो इनकंसिस्टेंट हो गई है, 2-4 बाल से बढ़ के 10-12 बाल या और ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा है, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, टेस्ट कराने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है, ख़ासकर जॉ लाइन के पास, चीक के पास और ये मस्टेचेस वाले एरिया के पास, अपर माउथ वाले एरिया के पास, तो भी आप ये समझ सकते हैं कि शरीर में हार्मोन्स थोड़े अच्छे नहीं चल रहे हैं, एंड दिस कुड लीड टू पीसीओडी और पीसीओएस। तो सबसे पहले आप इन सिम्टम्स को पहचानिए, पहचानने के बाद डॉक्टर के पास जाइए और कोशिश करिए कि आप अपनी पीसीओडी पीसीओएस को नेचुरल तरीके से ट्रीट करें, क्योंकि मेडिसिन्स हैं लेकिन उन मेडिसिन्स के आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, तो उन मेडिसिन के आफ्टर इफ़ेक्ट्स से फिर आपको बचना पड़ेगा, फिर उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो कोशिश ये करिए कि भले ही ट्रीटमेंट स्लो हो लेकिन ट्रीटमेंट नेचुरल हो। तो नेचुरल ट्रीटमेंट के लिए योगाभ्यास तो करना ही है, लेकिन उसके अलावा
आपकी लाइफ सिस्टमैटिक होनी चाहिए। सुबह कितने बजे उठ रहे हैं, रात को कितने बजे सो रहे हैं, खाना खाने का टाइम फिक्स है या नहीं है, 8 से 10 घंटे की नींद आप ले रहे हैं, सेम टाइम पे आप नींद ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आप क्या स्ट्रेस फ्री हैं या नहीं, और साथ ही आप जो डाइट ले रहे हैं उसमें प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा है या नहीं, आप जो खा रहे हैं खाना या जो डाइट आप ले रहे हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है या नहीं। जो PCOD या PCOS के पेशेंट्स होते हैं, बेसिकली उनकी जो ओवरी होती है उसकी आउटर वॉल में छोटे छोटे सिस्ट होने लग जाते हैं, और जब हम इन सिस्ट को नज़रअंदाज करते हैं, जो हमारी बॉडी हमें सिम्टम्स देती है बीमारियों को पहचानने के, उन सिम्टम्स को नज़रअंदाज करते हैं तो वो सिस्ट बड़े होते हैं और कंबाइन होकर एक बड़ा सिस्ट हो जाता है। उसके बाद बांझपन की परेशानी से आप जूझ सकते हैं। दूसरे सिम्टम्स तो आपको परेशान करेंगे ही, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी को PCOD PCOS बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए PCOD को वक्त पर पहचान कर उसे कंट्रोल कर लिया जाए, वही उसका सबसे बेहतर इलाज है। क्योंकि अभी तक मेडिकल साइंस में इसका 100% क्योर नहीं मिला है। इसको डायबिटीज़ की तरह कंट्रोल करने की बात ज़रूर कही जाती है, लेकिन योगाभ्यास के ज़रिए आप ये जो फ्लक्चुएटिंग हार्मोन्स हैं या फ्लक्चुएटिंग शुगर लेवल, इंसुलिन लेवल है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे PCOD का ख़तरा कम हो सकता है। तो कौन कौन से योगाभ्यास हैं मैं वो आपको बताऊंगी, लेकिन खाने का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा स्लीपिंग पैटर्न आपका फिक्स्ड होना चाहिए, और कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करें। आप रनिंग को अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी में शामिल कर सकते हैं। इससे गुड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। जो बैड हार्मोन्स, इस तरह के हार्मोनल डिसऑर्डर के बाद बीमारियां हमारे शरीर में लाते हैं, उनका रिलीज़ कम होता है, माइंड फ्रेश रहता है, मूड अच्छा रहता है। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचर के करीब रहें, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें सुनें, अपने आप को स्ट्रेस से बचाएं, अपने खाने का पैटर्न फिक्स्ड रखें, अपने सोने का पैटर्न फिक्स्ड रखें। बेसिकली आपका एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल होना चाहिए, तो वो आपके PCOD PCOS को क्योर करने में, कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल है। अब बात करते हैं योगा अभ्यास की। कौन कौन से ऐसे योगा अभ्यास हैं जिन्हें आपको रेगुलरली करने चाहिए। 5 से 6 योगाभ्यास का मैं आपको पैकेज बताऊंगी, लेकिन उससे पहले PCOD की वैरायटीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले तो सिर्फ PCOD की परेशानी सामने आई थी जिसमें वेट गेन होता था, लेकिन अब लीन PCOS की भी बात सामने आई है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं 18 से 20 एज ग्रुप की या 18 से 35 एज ग्रुप की। मैं तो 12 साल की एक लड़की को भी जानती हूँ जो PCOD की प्रॉब्लम से जूझ रही है। अब जो लीन PCOS है वो क्या है? देखिए, नॉर्मल PCOD PCOS में वेट गेन होता है, फिर उसका जो सबसे बड़ा फंक्शन है उसको कंट्रोल करने का, कि आप अपने वेट को कंट्रोल कीजिए, अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल कीजिए। लेकिन लीन PCOS में जो पतले शरीर वाले लोग होते हैं, जिनकी वेट गेनिंग टेंडेंसी नहीं होती है या कम होती है, अगर उनको PCOD PCOS है तो उनको कैसे पता चले? तो अब देखिए, वेट वाले सिम्टम्स से तो पता नहीं चलेगा क्योंकि वेट गेन तो हो नहीं रहा है, तो फिर आपको बाकी सिम्टम्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्योंकि आपकी बॉडी में वेट बढ़ता नहीं है, बढ़ नहीं रहा है, तो अब PCOD PCOS को कैसे कंट्रोल करें? तो उन लोगों को खासकर कोर की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। वो सारी एक्सरसाइजेस जिसमें आपके कोर, यानी कि ये जो एरिया है जहाँ पर ओवरी प्लेस्ड रहती है, वहाँ पर प्रेशर पड़े, उसकी एक्सरसाइजेस के ज़रिए नरिशमेंट हो, और जो ओवरीज के अंदर सिस्ट के रूप में फ़ैट जमा हो जाता है वो फ़ैट कम हो। तो कुछ सिंबॉलिक आसन्स मैं आपको बता देती हूँ। ये सारे आसन्स अगर आपने इंडिया TV लाइव देखा होगा, हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे, तो बहुत दूसरी परेशानियों को भी क्योर करने में ये आसन हेल्पफुल हैं। लेकिन क्योंकि ये कोर पर इन आसनों को करने में प्रेशर पड़ता है, कोर स्ट्रेंथनिंग में भी फ़ायदेमंद होते हैं, तो लीन PCOS या PCOS वाले जो पेशेंट्स हैं वो भी इन आसनों को कर सकते हैं। मैं सिंबॉलिक आपको कुछ आसन बता रही हूँ, उसके बाद जो प्रॉपर 5 आसन हैं मैं वो आपको बताऊँगी। तो आप मंडूक आसन कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। ऐसे आपके जो हाथ हैं आपकी नेवल के पास प्लेस्ड रहेंगे, और उसके बाद आप सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी, शोल्डर्स आपके स्ट्रेट रहेंगे।
आप 5 से 10 बार मंडूकासन कर सकते हैं। कोशिश करिए कि 30 to 45 सेकंड्स तक आपका होल्ड रहे। इसके अलावा आप सीटेड ट्विस्ट कर सकते हैं। आपके जो हाथ हैं वो पीछे आपके हिप के पैरेलली प्लेस्ड होंगे, दूसरा हाथ आपके राइट लेग के आउटसाइड प्लेस्ड रहेगा और इसमें जो आपका कोर है वो एंगेज होगा और साथ ही आपका कोर ट्विस्टेड होगा, तो प्रेशर सारा आपके पेट पे पड़ेगा। इसके अलावा एक और आसन है जो मैं आपको सिंबॉलिक बता रही हूँ, आप कर सकते हैं, वो है बटरफ्लाई आसन, बद्धकोण आसन। तो इसमें आपके जो दोनों लेग्स हैं वो अनक्रॉस्ड रहेंगे, आपके दोनों पंजे जुड़े हुए रहेंगे, आपकी फिंगर्स ऐसे एंटेंगल्ड रहेंगे और उसको आपने अपने पंजों के नीचे प्लेस करते हुए अपने दोनों लेग्स को मूव करना है, फ्लाई करना है, ऐसे यू हैव टू फ्लैप देम ऐसे। तो बटरफ्लाई आसन ये कोई बहुत मुश्किल आसन नहीं है, तो ये आप 30 to 45 सेकेंड्स तक होल्ड कर सकते हैं। अब इसके बाद ये आसन तो आपने करने ही हैं, लेकिन कुछ और ऐसे आसन हैं जो बड़े फ़ायदेमंद हैं, जो सीधे आपकी कोर से रिलेटेड हैं, जिसमें आपकी कोर इंगेज रहेगी, सारा प्रेशर आपकी कोर पे पड़ेगा और जो आपकी ओवरीज़ में फ़ैट जमा हो गया है उस फैट को रिलीज़ करने में, यानी कि सिस्ट रूपी फैट, ये आसन बहुत हेल्पफुल हैं। तो सबसे पहला आसन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए क्या करना है, पहले आपने अपने लेग्स को अनक्रॉस करना है, उसके बाद पेट के बल आपने ऐसे अपनी मैट पर लेट जाना है, बिल्कुल वैसे जैसे इस वक्त मैं लेटी हूँ। आपके जो दोनों हाथ हैं आपके चेस्ट के पैरेलली प्लेस्ड रहेंगे और उसके बाद आप रिलैक्स करेंगे, आपका जो फोरहेड है वो मैट पर प्लेस्ड रहेगा। ब्रीद इन करते हुए आपने ऊपर रेज होना है, आपका जो हिप है वो फ्लोर को टच करेगा, आपकी जो अपर बॉडी है वो ऊपर ऐसे रेस्ड होगी। अब जब आप ऊपर रेस्ड होंगे तो आपके ऐसे शोल्डर्स स्ट्रेट रहेंगे, आपको एक प्रेशर, एक आर्च जो है आपकी बैक और आपके कोर में फील हो रहा होगा। आपकी जो बैक है उसमें आर्च और प्रेशर फील हो रहा होगा, आपकी कोर में आपको प्रेशर फील हो रहा होगा क्योंकि एक खिंचाव यहाँ पर आएगा और एक खिंचाव आपकी कोर में होगा। ऐसे ब्रीद इन करते हुए आपने इस आसन को, इस पोजीशन को कम से कम 15 to 30 सेकेंड्स होल्ड करना है इफ़ यू आर अ बिगनर। अगर आप बिगनर नहीं हैं, आप नॉर्मल वर्कआउट या एक्सरसाइजेस करते हैं तो मेक श्योर यू डू इट फॉर 30 to 45 सेकेंड्स। उसके बाद ब्रीथ आउट करते हुए आपने नीचे आना है, फिर आप नीचे करते हुए भुजंग आसन में आप जाएंगे। आपके जो शोल्डर्स हैं वो स्ट्रेट रहेंगे, चेस्ट आउट रहेगी, कोर एंगेज रहेगी, बैक जो है वो बैक में पूरा प्रेशर होगा, हिप का एरिया जो है फ्लोर को टच करेगा, ऐसे हिप नहीं रेस करना, हिप का एरिया फ्लोर को टच करेगा। अब मैं आपको यही आसन दूसरे पोजीशन करके बताती हूँ, सो दैट आपका जो साइड बॉडी मूवमेंट हो वो कैसा हो वो आपको बेटर समझ में आए। आप ऐसे फ्लोर पर पेट के बल लेट जाएंगे, आपके जो दोनों हाथ हैं आपके चेस्ट के बगल में वो दोनों हाथ प्लेस्ड रहेंगे, आपने ऐसे फोरहेड मैट पे लगा के रख के रिलैक्स करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट फ्रॉम योर नोज एंड देन रेज योर अपर बॉडी अप, ब्रीद इन करते हुए विद योर नोज। और उसके बाद जो आपके शोल्डर्स हैं वो वन लाइन में रहेंगे, टक्ड रहेंगे, आपका जो हिप का एरिया है ये वाला एरिया ये फ्लोर को टच करेगा और फ्लोर को पुश करेगा। आपके जो लेग्स हैं वो स्ट्रेट रहेंगे, फीट आउटवर्ड्स रहेंगे, इनवर्ड नहीं, फीट आउटवर्ड्स रहेंगे और आपके जो दोनों हाथ हैं वो आपके चेस्ट के पैरेलल रहेंगे और ये आउटवर्ड्स नहीं इनवर्ड्स रहेंगे एंड आपकी जो शोल्डर्स हैं वो स्ट्रेट रहेंगे। देयर शुड नॉट बी एनी हंच इन योर शोल्डर एंड यू हैव टू होल्ड दिस आसन for 30 to 45 seconds if you are not a beginner. If you are a beginner then 15 to 30 or 15 to 20 seconds. आपका गेज सामने रहेगा, आपने सामने अपने आई डिस्टेंस पे एक सेंटर पॉइंट ढूंढना है और उसी सेंटर पॉइंट पर आपका गेज रहेगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं और आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो आप भुजंग आसन से अगले कोबरा आसन में जा सकते हैं। कोबरा आसन में जाने के लिए आपके जो दोनों पैर हैं उसके पंजे एक दूसरे को टच करेंगे और आपकी जो बॉडी है वो थोड़ा सा शोल्डर से पीछे को पुश करेगी और आपका जो आई का गेज है वो ऊपर की तरफ होगा, आपकी यानी कि नेक बेंड होगी सेंटर पॉइंट पे। जब आप ये कोबरा आसन करेंगे तो आपको जो सारा प्रेशर है आपकी बैक और कोर पर फील होगा। इस आसन के भी आपने 5 to 10 राउंड्स करने हैं और धीरे से ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाइए। मेक पिलो ऑफ योर हैंड्स
लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, और साइड ऑफ द फेस आपके हैंड पर प्लेस रहेगा। उसके बाद आप रिलैक्स करिए। आफ्टर रिलैक्सिंग फॉर 10-15 सेकेंड्स, जो अगला आसन है हम उसके लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे। अगला आसन है धनुरासन, बो पोज। बो पोज के लिए आपने क्या करना है, आपकी जो अपर बॉडी है वो रेज होगी, आपके जो थाइज और लेग्स हैं वो रेज होंगे। आपका बेसिकली जो पेल्विक का एरिया है वो फ्लोर पर प्लेस्ड होगा और वो फ्लोर को नीचे की तरफ पुश करेगा, और आपके जो हाथ हैं वो आपके एंकल्स को ऐसे पकड़ेंगे। देखिए मैंने अपने हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ा हुआ। एंकल्स पकड़ने के बाद इसमें थोड़ा प्रेशर लगता है। आपने अपनी अपर बॉडी को ऊपर रेस करना है, और जो आपके लेग्स हैं आप उसे ऐसे पीछे की तरफ रेस करेंगे, क्योंकि अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं और आप ओबीज हैं तो एकदम से आपसे ये आसन नहीं होगा। अगर आपने ये आसन नहीं किया तो धीरे धीरे करना है। अगर आपसे इतना हो रहा है इतना करिए, इतना हो रहा है इतना करिए। अगर आप इतना कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। बिगनर है तो 15 to 30 सेकेंड्स अपना आसन होल्ड करिए। 15 to 30 नहीं हो पाता है तो 15 to 20 सेकेंड अपने आसन को होल्ड कीजिए। बिगनर नहीं है तो कोशिश करिए 30 सेकेंड तो धनुरासन होल्ड करें। अगर 45 सेकेंड्स विदाउट एनी प्रॉब्लम या किसी चोट के या किसी प्रेशर के आप होल्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। जब आप धनुरासन करेंगे आपके हाथ और पैरों की प्लेसमेंट ऐसे रहेगी, तो आपको जो सारा प्रेशर है आपके लोअर बॉडी और आपकी बेली के पास फील हो रहा होगा। ये सारा प्रेशर पॉइंट है ये, एंड दैट इज़ व्हेन योर ओवरीज फैट इज़ बीइंग वर्कड अपॉन। उस फैट पर जो सिस्ट के रूप में आपकी ओवरी में जमा होगा उस पर काम होगा। धनुरासन आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, आप बॉडी को रेस कर सकते हैं, आप चाहें तो थाइस को और ऊपर रेस कर सकते हैं, as per your flexibility and as per your comfort without hurting your body. धनुरासन के भी 5 to 8 राउंड्स मेक श्योर करें कि आपने करने हैं, क्योंकि धनुरासन इज लिटिल एग्जॉस्टिंग। उसमें प्रेशर थोड़ा ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू भुजंगासन, तो इसलिए धीरे धीरे आप अपनी टाइम, अपनी ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। होल्ड टाइम एंड होल्ड ड्यूरेशन। अब जो नेक्स्ट आसन हम अपनी कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए करेंगे ताकि PCOS की समस्या का हमें कंट्रोल मिले, समाधान मिले, वो है शलभासन। शलभासन के लिए आपने इसी पोजीशन में रहना है, आपने पेट के बल ऐसे लेटना है, आपका जो फेस है वो सामने की तरफ होगा, और आपके जो दोनों हाथ हैं वो आपके हिप की तरफ प्लेस्ड होंगे। हिप की तरफ प्लेस करके आप इसे अपने इनर थाई के पास प्लेस कर लीजिए। जैसे मैंने अपने इनर थाई के पास अपने हैंड्स को प्लेस किया, वैसे ही आपकी इनर थाई के नीचे आपके हाथ ऐसे, योर पाम्स पुशिंग द फ्लोर, ऐसे प्लेस्ड रहेंगे। उसके बाद आपका गेज जो है वो सामने की तरफ रहेगा। आपने ब्रीद इन करते हुए अपने राइट लेग को रेस कर रहा है। ब्रीद इन, रेज योर राइट लेग। जब आप ब्रीद इन करते हुए अपना राइट लेग रेस करेंगे तो जो प्रेशर है वो आपके हाथों में, आपके कोर में और आपके लेग में आपको फील होगा। आपका जो लेफ्ट लेग है, जब राइट लेग रेस रहेगा, लेफ्ट लेग विल बी पुशिंग फ्लोर, फ्लोर को लेफ्ट लेग पुश करेगा। रेज योर राइट लेग एज पर योर स्ट्रेंथ, एज पर योर कंफर्ट। अगर इतना रेस कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, इतना कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, इतना कर पा रहे हैं वेरी गुड। फिर राइट लेग नीचे, लेफ्ट लेग रेस करें। प्रेशर आपको फील हो रहा होगा पेल्विक जॉइंट पे, एब्स पे, जो एब्स का एरिया होता है, कोर, योर लेफ्ट लेग एंड योर हैंड। देन डाउन 5 से 10 सेकेंड तक रेस करें, फिर नीचे। ब्रीद इन, रेज योर राइट लेग, लेफ्ट लेग पुशिंग द फ्लोर, राइट लेग रेज्ड अप, feeling the pressure. Breathe out, raise, put it down. Then raise your left leg. Breathe in. While breathing in, to as much extent as you can, feeling the pressure on the parts of the body like your hand, your core, your abs, your pelvic joint, your leg. Breathe out, raise it, put it down. तो ये हुआ शलभासन। शलभासन के भी आप 5 से 8 या 8 से 10 राउंड्स कर सकते हैं। दिस ऑल्सो रिक्वायर्स सम प्रैक्टिस,
क्योंकि इसमें कोर मसल सबसे ज़्यादा इंगेज होती हैं, हैंड मसल्स इंगेज होती हैं, हैंड्स इंगेज होते हैं, तो वो स्ट्रेंथ और वो फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है। अब हम दोनों पैरों से इस आसन को करेंगे। अगेन हाथों की प्लेसमेंट वही रहेगी, आपके इनर थाई के नीचे आपके हैंड्स प्लेस्ड रहेंगे, पाम्स फेसिंग द फ्लोर, फेसिंग द ग्राउंड। देन यू लुक स्ट्रेट, shoulders touching the floor, shoulders touching the ground, facing the ground, pushing the ground, and then you will raise both of your legs like this. Hold it for 5 to 10 seconds, 10 to 15 seconds, or 15 to 20 seconds as per your comfort. Initially दोनों पैरों को रेस करना will be little difficult because बहुत strength और बहुत flexibility की requirement होती है। So मगर धीरे 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 you'll feel comfortable raising both your legs. Initially दोनों legs को raise करना will be little difficult, but धीरे 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 you'll feel difficult raising both your legs. Consistency के साथ flexibility और strength भी body में आती है, और जब आप ये आसन करेंगे तो the effect and the benefit will be double. सीधे कोर पे राइट और लेफ्ट लेग की तरफ से प्रेशर जाता है, so that is more helpful for strengthening core, for the strengthening of your arms and strengthening of your back. अब इसके बाद जो अगला आसन मैं आपको बताने जा रही हूँ, नवासना, नौका आसना यानी कि बोट पोज। तो उसके लिए सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाइए, पेट के बल से पीठ के बल लेट जाइए जैसे मैं लेटी हुई हूँ। आपके जो दोनों हाथ हैं वो आपके हिप के साइड में प्लेस्ड रहेंगे। बहुत ही आराम से, बहुत रिलैक्स्ड आपने लेटना है। उसके बाद सबसे पहले आप अपने दोनों लेग्स को ऊपर रेस कीजिए। रेस करने के बाद आपने इसे होल्ड करना है, एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स व्हेन यू आर कंफर्टेबल होल्डिंग इट, आपने अपनी अपर बॉडी को भी ऊपर रेस करना है। ऐसे आपने ऐसे नहीं करना है, अगर आप ऐसे करेंगे तो कोर पे प्रेशर कम हो जाएगा। जितने नीचे आपके पैर और हाथ ज़मीन से रेज्ड रहेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रेशर फील होगा। अब मेरे साथ ये आसन करते हुए आप प्रेशर फील कीजिए। सबसे पहले आप अपने लेग्स को रेस करिए, इतना रेस करेंगे प्रेशर कम फील होगा, इतना रेस कीजिए। उसके बाद अपनी बॉडी को इतना रेस कीजिए, आपको इस पूरे एरिया में प्रेशर फील हो रहा होगा। विल डू इट अगेन। First raise your legs and then raise your upper body and then feel the pressure here. ये आसन आपने 15 seconds इनिशियली होल्ड करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर इस आसन को होल्ड करने में लगता है। 15 सेकेंड से धीरे 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 आपने टाइम को बढ़ा के 20 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स, 30, 35 to then 45 सेकेंड्स भी आप इसे होल्ड कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ख़ासकर जो ओबीज़ हैं, जिनकी कोर स्ट्रेंथ बहुत वीक है, विच नीड्स सो मच ऑफ वर्क, विच नीड्स सो मच ऑफ स्ट्रेंथनिंग, उन लोगों को 10 सेकेंड्स भी होल्ड करना बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा। बट यू मेक श्योर दैट यू होल्डिंग इट एटलीस्ट फॉर 10 सेकेंड्स, और धीरे धीरे से 2-2 सेकेंड्स करके बढ़ाइए। अगर आपको लग रहा है कि 10 से सीधे 15 नहीं हो रहा है तो 10 से 12 कीजिए, 12 से 14 कीजिए, 14 से 15 कीजिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाइए, एंड कम से कम 5 से 8 राउंड आपको बीच में गैप लेके 2-2, 5-5 सेकेंड का रेस्ट लेके आपने इस आसन के बोट पोज के करने हैं। और ये आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए, आपकी कोर मसल बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा आसन है। अगर इन आसनों के पूरे पैकेजेस को जो मैंने आपको सिंबॉलिक इनिशियली शुरू में आसन बताए थे वो, और जो आसन मैंने फिर बाद में आपको अभी बताए हैं वो, इन सबको आप रेगुलरली देखेंगे, रेगुलरली करेंगे, नहीं सिर्फ देखना नहीं करना भी है। इस वीडियो को देख के अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो PCOD की प्रॉब्लम है आप उसको क्योर करने में, उसको कंट्रोल करने में, यू विल बी हेल्पिंग योर सेल्फ एंड हेल्पिंग योर बॉडी। और जो सिंबॉलिक आसन मैंने आपको बताए हैं, अगर आपको उन्हें इन डिटेल समझना है तो जो मेरे दूसरे वीडियोज़ हैं, आप उन वीडियोज़ को भी देखकर इन सभी आसनों को कैसे करना है, क्या उसका सही तरीका है, क्या ब्रीदिंग पैटर्न है, समझ सकते हैं। फ़िलहाल इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा ले रही हूँ कि आपकी जो PCOD की प्रॉब्लम है वो जल्द ही ठीक होगी। आप अपने लाइफस्टाइल का और अपनी ईटिंग हैबिट्स का ख्याल रखेंगे, और मुझसे आगे अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे जिसमें मैं आपके लिए कुछ और योगा वीडियोस लेकर आऊँगी और बताऊँगी कि और कौन कौन से आसन अलग अलग बीमारियों के लिए आपको करने चाहिए
और अपनी बॉडी को कैसे आपने स्ट्रॉन्ग और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। फिलहाल आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। देखते रहिए इंडिया टीवी लाइव।